जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का मॉक टेस्ट चौथा। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है दोस्तों, तो उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। ठीक है, ये क्लास वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं जो एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करेंगे, उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है साथियों। ठीक है, और दोस्तों मॉक टेस्ट आप लोग डेली बेसिस पर दिया करें। इससे क्या आपकी टाइम की एक्यूरेसी का पता चलेगा, आपकी स्पीड बनेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट डेली देना है। ठीक है, और जो भी फैक्ट हुआ करें इंपॉर्टेंट, वो आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करें। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जीके जीएस 100% कह रहा हूं बहुत अच्छा जाएगा आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कल हमने 80 क्वेश्चन कवर कर लिए थे 3 मॉक टेस्ट से। आज ये चौथा मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है वैध समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे वीरों ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 में पूछा गया था। 1864 में, 1890 में, 1850 में या 1869 में। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैध समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपको वर्ष पूछा है, क्या पता है इस बार ये पूछ ले कि इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग इसका आंसर टिक करेंगे मेरे वीरों 1864 में दोस्तों, 1864 में। अब दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों, दो जनों का नाम आपको कभी नहीं भूलना है। एक तो केशव चंद्र सेन, लिख लो। एक तो आपको केशव चंद्र सेन ध्यान रखना है, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पूछ सकता है, जब आपको ये पूछ लिया दोस्तों तो इसकी स्थापना किसने करी वो भी पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और किसने करी दोस्तों, श्रीधरलू नायडू, लिख लो। श्रीधरलू नायडू। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने इसकी स्थापना करी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको लोकेशन भी बता दो गुरुजी, तो लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसकी लोकेशन है दोस्तों मद्रास चेन्नई। क्या है दोस्तों, मद्रास चेन्नई, लिख लो। मद्रास चेन्नई। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों देखो आपको वर्ष पूछ लिया है तो किसने करी स्थापना वो भी आपको पूछ सकता है दोस्तों, तो इसलिए आप ध्यान रखना मद्रास चेन्नई। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं वो हर एक फैक्ट को लेते हुए चलूंगा जो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आपको पूरा वॉच करना है। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हो फिर क्लास को लीव करते हो दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा आपका स्कोर नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो तो ये क्लासेस डेली देखिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका जीके जीएस अच्छा जाएगा एग्जाम में। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चीन, मिस्र, इटली या कनाडा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। नील नदी को किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना इसे कहा जाता है मिस्र की दोस्तों। किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मिस्र देश की से रीढ़ की हड्डी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, लिख लो। विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब यहां पर जो फैक्ट बताऊंगा उनको नोट कर लेना कॉपी में। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, एक तो आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरा दोस्तों इसी नदी से दोस्तों विक्टोरिया झील का उद्गम होता है। मैंने क्या कहा दोस्तों, इसी नदी से विक्टोरिया झील का उद्गम होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे लंबी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का उद्गम यहीं से होता है। ठीक है, बहुत सारे एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि विक्टोरिया झील का उद्गम कहां से होता है, तो नील नदी। ठीक है, उद्गम यहां पे लिख दो, विक्टोरिया झील उद्गम। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, लिख लो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका की लंबी नदी है। ठीक है, अफ्रीका की लंबी नदी है। ठीक है, इसी को दोस्तों मिस्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपको फैक्ट ध्यान रखने। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी मेरे वीडियो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए। अभी तक जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी, आप जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन 83 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे। सरदार बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू, आर.के. षणमुखम चेट्टी, अब्दुल कलाम आजाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट और बताऊंगा दोस्तों जो आपको नोट करने कॉपी में। ठीक है, बताइए दोस्तों। चलिए एक एक का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं।
तो ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे दोस्तों। कौन थे? पहले रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे मेरे वीरों, तो आपको टिक करना है सरदार बलदेव सिंह। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे दोस्तों? तो ध्यान रखना ये विदेशी मंत्री थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे? तो गुरुजी हम टिक करेंगे जवाहरलाल नेहरू, विदेशी मंत्री। ठीक है। ये पीएम भी थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर भी यही थे फर्स्ट। ठीक है। सबसे लंबा काल भी इन्हीं का था प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछा है मेरे वीरों, उसका सही जवाब होगा आर के षणमुखम चेट्टी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। अब अब्दुल कलाम जी की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना ये शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट मंत्री और देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। मैंने कहा है दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करते रहना। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखिए, स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री लिखिए। पहले विधि मंत्री, यहां पे लिखिए पहले विधि मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री, विधि मंत्री। ठीक है। आप लोग इसका जवाब टिक करेंगे, पहले विधि मंत्री कौन थे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे एक और है दोस्तों, और मैं बता देता हूं, खाद्य एवं रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री कौन थे? लिख लो इसको भी, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है। मैं इनके जवाब बताऊंगा, हालांकि आप लोग एक बार इनके कमेंट करिए अगर आपको आता है। ये स्वतंत्र भारत की बात करें दोस्तों। ठीक है। तो ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन, रेलवे, स्वतंत्र भारत के रेलवे एवं परिवहन मंत्री। ठीक है। रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। ये आपको इनके जवाब टिक करने। ठीक है। चलिए एक एक का हम जवाब टिक करते हैं। तो पहले ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है जिन्हें, उनका नाम है BR अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी है ना, ध्यान रखना। ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के किस अनुच्छेद को, आर्टिकल को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा था? अम्बेडकर, किस आर्टिकल को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा? कमेंट करिएगा। ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री बताइए मेरे वीरों। तो ध्यान रखना प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको संविधान की तीसरी बैठक में चुना गया था दोस्तों, संविधान की दूसरी बैठक में स्थायी सदस्य चुना गया था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछेंगे दोस्तों। ठीक है। क्योंकि ये दोस्तों स्वतंत्र भारत के बाद के मंत्री बता रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है। अब रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना जॉन मथाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉन मथाई। एग्जाम में पूछा कोई क्वेश्चन है ये, जॉन मथाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। यहां पर मैं डाल भी देता हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई होप कि आपको ये मंत्री समझ में आए होंगे दोस्तों स्वतंत्र भारत के। ठीक है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन सी जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं, क्वेश्चन 84। बॉक्सिंग कोर्ट की आकृति कैसी होती है बताइए? वर्गाकार की, त्रिभुजाकार की, आयताकार की या वृत्ताकार की? बताइए मेरे वीरों, बॉक्सिंग कोर्ट की आकृति कैसी होती है? सभी वीर बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी आकृति कैसी होती है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों वर्गाकार और वृत्ताकार, वृत्ताकार होती दोस्तों। ठीक है। यहां पर हालांकि ए और डी ऑप्शन रखना चाहिए था। ठीक है। वर्गाकार और वृत्ताकार ध्यान रखना। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको और बता दूं, आयताकार। ठीक है। आयताकार में दोस्तों किस किस की आकृति होती है? खेल की, कोर्ट की, किस कोर्ट की आकृति होती है? जैसे हॉकी का खेल होता है, हॉकी पे जो कोर्ट खेला जाता है वहां पर भी दोस्तों क्या होती है? आयताकार होती है हॉकी। और दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इनकी आकृति कैसी होती है दोस्तों? ये जो खेल खेलते हैं ना, ये जहां पर कोर्ट पर खेलते हैं उस कोर्ट की आकृति कैसी होती है दोस्तों? आयताकार रहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आप टेनिस कोर्ट भी देख सकते हैं, टेनिस कोर्ट की भी यही है, टेनिस कोर्ट। ये आयताकार वाला मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है। बाकी आंसर तो आपको बता दिया, डी ऑप्शन है। और एक और लिख लो नाम दोस्तों, और जैसे अपने बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन, और देख लो बैडमिंटन, बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 85। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था बताइए? जॉन कंपनी, लॉर्ड कंपनी, लॉरेंस कंपनी या विलियम कंपनी? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। जितने भी मेरे वीर यहां पर
कौन क्या टिक करें बताइए, कौन सी किस कंपनी के नाम से जाना जाता था बताइए, बताइए दोस्तों। इसका अगर आपको जवाब आता है तो इसको लॉरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसकी दोस्तों निर्माण दोस्तों कब हो गया था दोस्तों, 1599 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। निर्माण कार्य इसका दोस्तों 1599 में चालू हो गया था दोस्तों, ठीक है। और जो EIC कंपनी फिर दोस्तों 1600 में दोस्तों ये चालू हो गई थी दोस्तों, 1600 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 86, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? कमेंट करिए दोस्तों। जब भी आपको PM प्राइम मिनिस्टर या CM मुख्यमंत्री की आयु पूछे तो आप हमेशा दोस्तों क्या टिक करेंगे बताइए। तो जब भी ये पूछे दोस्तों PM और CM की आयु दोस्तों, तो आप हमेशा 25 वर्ष टिक करेंगे। कितनी? 25 वर्ष टिक करेंगे। ये नोट कर लेना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं इसको, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति, यहां पर लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक नाम और लिख लो, राज्यपाल, गवर्नर, जिसको आप इंग्लिश में राज्यपाल कहते हैं, हिंदी में राज्यपाल और इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, ठीक है। इनकी जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों इन तीनों की, तो ध्यान रखना 35 वर्ष की होती है दोस्तों, ठीक है। अधिकतम आयु किसी की नहीं दे रखी है दोस्तों, मैक्सिमम एज किसी की भी नहीं है दोस्तों संविधान में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सभी न्यूनतम आयु हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष लिख लो, लोकसभा अध्यक्ष, ये क है, ठीक है। लोकसभा, ये क है। लोकसभा अध्यक्ष की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना 25 वर्ष होती है ये भी, इसकी भी 25 वर्ष होगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। बड़े अगले को, पहले इसका आंसर टिक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की पूछा है हमें, तो बिल्कुल आप 25 वर्ष टिक करेंगे, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टोटल 30 क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, पूरा 30 क्वेश्चन का मैंने 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट। पाचन की क्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। पाइसीकृत वसा का विघटन करना, आंत्र तरल स्त्रावित करना, प्रोटीन का पाचन करना, और रुक्ष अंश का विघटन करना। दोस्तों प्रोटीन का पाचन दोस्तों कौन सा एंजाइम करता है, किसी को पता है? प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, किसी को पता है क्या? प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम्स करता है दोस्तों? पेप्सिन। क्या नाम ध्यान रखोगे? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम्स को तोड़ता है, इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन। ध्यान रखोगे, पेप्सिन। बताइए इसका सही जवाब। तो जितने भी मेरे वीर ए ऑप्शन टिक करे हैं, तो उनका जवाब ये बिल्कुल सही है, पाइसीकृत वसा का विघटन करना। अगला क्वेश्चन 88। अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगे या लगे ये कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे वीरों आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों को इस क्लास को शेयर करिए। चाहे आप फेसबुक पर हो, चाहे व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच हो, वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, उनका भी भला होगा। भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? ऋण नियंत्रण करना, ऋण का निर्माण करना, मुद्रा जारी करना, सरकार की बैंकिंग सुविधाएं। बताइए, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप लोग ऋण निर्माण करना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 89। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू किया गया था? मैं बता देता हूं, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था दोस्तों? बताइए, किसकी विफलता के कारण ये शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, 1942 में शुरू किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा गुरुजी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र के ग्वालियर से स्टार्ट हुआ था, महाराष्ट्र के ग्वालियर से दोस्तों। यहीं पर गांधी जी ने दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों, करो या मरो। यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था ये नारा दोस्तों? ध्यान रखना, गांधी जी ने दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्रिप्स मिशन, क्या आंसर जाएगा? क्रिप्स मिशन, जो दोस्तों 1942 में ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी की विफलता के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, क्वेश्चन 90। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किताब उल रहला पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है? गियासुद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अल बरूनी या इब्न बतूता?
मैं आपको दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में बता चुका हूं दोस्तों। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी मतलब कि अमीर खुसरो कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ना कि जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इन्हीं को दोस्तों तोता ए हिंद की उपाधि यानी तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है अमीर खुसरो। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे किरानुस सादीन हो गई, गिफ्ता उल फितू हो गई। ठीक है, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको दोस्तों कव्वाली, तबला इनका जनक कहा जाता है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। और आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा इब्न बतूता। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? इब्न बतूता। जितने भी मेरे वीर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 91। अंत तक बने रहना साथियों, अच्छे से रिवीजन करेंगे हम डेली बेसिस पर। ठीक है, आज तो आपका मॉक टेस्ट 4 है। आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, ठीक है, ये लगाने बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इनसे क्या आपकी टाइम की एक्यूरेसी पता चलती है। और आप लोग दोस्तों जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें, मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो या जीके जीएस के हो, आप लोग टाइम देखा करें कि आप कितने में कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो थोड़ा और फास्ट करें, ऐसे करके आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि आप सभी को पता है 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 35 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, ओवरऑल 120 क्वेश्चन है, वो भी 90 मिनट में दोस्तों। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया? यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करना। ठीक है, 1890, 1850, 1865 या 1855। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों यहाँ पे 1889 है, यहाँ पर इसको आप काट के 1889 करिए। यहाँ पर दोस्तों 1889 है। ठीक है, 1889 में। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे उनको आपको नोट करना है। तो पहले तो आप इसका आंसर तय करेंगे। ये पारित किया था 1889 में। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित किया गया? 1889 में। ठीक है, और दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना बताइए, किसी को पता है क्या? कल ही बताया था रेलवे बोर्ड की स्थापना। रेलवे बोर्ड की स्थापना तो मैं एक बार वापस बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1905 में होती दोस्तों। और वायसराय कौन था? कर्जन। विभाजन भी दोस्तों 1905 में बंगाल का विभाजन भी होता। वायसराय कौन था मेरे वीरों? कर्जन के समय में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब पहली ट्रेन कब चली थी दोस्तों? पहली ट्रेन आपको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। बाद में पहली ट्रेन, ठीक है, बाद में पहली ट्रेन मेरे वीरों आप सभी को ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये एग्जाम में पूछी जाती है। पहली ट्रेन आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहली ट्रेन कब चली थी, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, नोट करना। पहले तो आप ध्यान रखेंगे, ये चली थी दोस्तों 16 अप्रैल, लिख लेना, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई के बोरी बंदर से। मुंबई के बोरी बंदर से चली थी। मुंबई के, पहले महाराष्ट्र को मुंबई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक चली थी। बोरी बंदर, बोरी बंदर, ठीक है, बोरी बंदर से थाने तक चली थी। ये आपको मेरे वीरों नोट करना है दोस्तों। ठीक है, और वो जो ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रेन तो चली थी वो तो हमें पता है, लेकिन उसका नाम क्या था मेरे वीरों? उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। लिख लेना दोस्तों, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। और दोस्तों आप सभी को पता है ये जो रेलवे बोर्ड है दोस्तों, भारत का मतलब विश्व का चौथा रेल नेटवर्क है। ठीक है, लिख लो, फैक्ट और लिख रहा हूं, भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा है। भारतीय और एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे भारत का है। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय रेल नेटवर्क चौथे नंबर, इसकी पोजीशन रेल नेटवर्क में चौथे नंबर की है, 4th पोजीशन है दोस्तों। क्या है? 4th पोजीशन है, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? किसी को पता है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? किसी को पता है? सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन, सबसे बड़ा रेलवे जोन दोस्तों बताइए, किसी को पता हो तो उत्तर रेलवे जोन है दोस्तों। कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन। लिख लो दोस्तों, उत्तर रेलवे जोन।
उत्तर रेलवे जोन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेरे वीरों जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। कितना है? 1607 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है दोस्तों, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था 1837 में दोस्तों मालगाड़ी, पहली मालगाड़ी चली थी भारत में, पहली मालगाड़ी, उसका नाम भी बताया था मैंने, पहली मालगाड़ी। कल मैंने उसका नाम भी बताया था उस मालगाड़ी का दोस्तों। कितने किलोमीटर चली थी दोस्तों? पहले आप ये लिख लें दोस्तों, ये चली थी दोस्तों 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, ठीक है। और उस रेलगाड़ी का नाम क्या था बताइए दोस्तों, किसी को पता हो तो? रेड हिल रेलवे। क्या नाम था? रेड हिल रेलवे। ये आपको मेरे वीरों ध्यान रखना है। भारत में पहली मेट्रो सेवा कब चली थी वो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ये दोस्तों चली थी कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर, लिख लो 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 1889 में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 92। ओंकोलॉजी किस बीमारी उपचार से जुड़ा हुआ है? अस्थि सुशीरता से, मधुमेह से, कैंसर से, या वक्र संबंधी विफलता से? बताइए बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जितने भी मेरे वीर टिक करे ऑप्शन नंबर सी। अब मैं दो चीज लिखूं, आपको कमेंट करना। एक तो आपको बताना कि विडाल टेस्ट का संबंध किस बीमारी से है, विडाल टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है, विडाल टेस्ट। इन दो क्वेश्चन के जवाब आपको टिक करना है। एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, ये विडाल टेस्ट और एलिजा टेस्ट किन बीमारियों में किए जाते हैं, इनका टेस्ट। ये मेरे वीरों आप सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दो आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 92 में मैंने जो दो क्वेश्चन बोले उनके आपको जवाब टिक करने हैं। 93, कैसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है? सोयाबीन में, गाजर में, मांस में, या दूध में? मेरे सभी वीर बताएंगे कि दूध का पाचन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। सभी वीर को आना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 24 तारीख 7वां महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे सभी वीर ध्यान रखना, ये दोस्तों ये जो कैसिन एक प्रोटीन है ना, ये आपके दूध में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें इसको जो पचाता है, इसका पाचक एंजाइम्स कौन सा है दोस्तों? इसको दूध को पचाने वाला पाचक एंजाइम्स कौन सा है? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम कौन सा है दोस्तों? ENZYMES एंजाइम्स, ठीक है। इसका पाचक एंजाइम्स का नाम क्या है मेरे वीरों? बहुत इंपॉर्टेंट, रेनिन। क्या मेरे वीरों ध्यान रखोगे? रेनिन, रेनिन, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो एंजाइम्स होता है पचाने का वो कौन सा है दोस्तों? रेनिन दोस्तों, ठीक है। वसा को पचाने वाला एंजाइम्स कौन सा है? कमेंट करके बताइए, जिसको आप लोग इंग्लिश में लिपिड कहते हैं, लिपिड, ठीक है, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन 94 आपकी स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था दोस्तों, बताए दोस्तों, बताइए। यहाँ पे पाया गया दोस्तों, ठीक है, पाया गया। वृत्ताकार टैंक था, बेलनाकार टैंक था, आयताकार टैंक था, या त्रिभुजाकार टैंक था? ये आरआरबी एनटीपीसी 19 तारीख 3रा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया, 2021 में ही पूछा गया, कोई ज्यादा पुराना भी नहीं है, 3-4 साल ही है, ठीक है। बताइए, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था दोस्तों? विशाल दोस्तों आयताकार टैंक था, ये आपको ध्यान रखना, विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो की दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, 1922 में राखलदास बनर्जी ने, ध्यान रखना, इसकी खोज करी है राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी है, बनर्जी ने, ठीक है। किस नदी के तट पर मेरे वीरों? ये भी मैं बताता हूँ, सिंधु नदी के तट पर, सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी के तट पर दोस्तों, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। ये आपको ध्यान रखना। इसकी लोकेशन दोस्तों पाकिस्तान में, ठीक है। यहीं से दोस्तों आपको और क्या देखने को मिला? स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिला, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह तो आप सभी को पता होगा कैसा होता है, सभी भली बात जानते होंगे। घरों में घरों के बाहर दोस्तों ऐसा चिन्ह बनाया जाता है ना दोस्तों, ऐसा ऐसा करते एक चिन्ह बनाया, यही स्वास्तिक चिन्ह होता है दोस्तों, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। और दोस्तों नर्तकी की मूर्ति मिली है दोस्तों, नर्तकी, कांसे की नर्तकी मूर्ति, लिख लो, कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी मूर्ति, कांसे की नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मूर्ति, नर्तकी मूर्ति, ये मेरे वीरों ध्यान रखना है, ठीक है। विशाल अन्नागार भी यहीं से प्राप्त हुए दोस्तों, स्पेस कम है बाकी मैं लिखता, और विशाल अन्नागार भी दोस्तों यहीं से प्राप्त हुए मेरे वीरों, आपको यही ध्यान रखना है। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चे गलत रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी इस क्वेश्चन, देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बच्चे मोहनजोदड़ो टिक करके आते हैं। वो ये नहीं पढ़ते कि हमें भारत का पूछा है कि मतलब
पूरा वर्ल्ड ऐसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो जब भी आपको ऐसे पूछे सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मेरे वीरों आपको टिक करना है मोहनजोदड़ो। अगर आपको ऐसा पूछ लेना कि भारत में सबसे बड़ा कौन सा स्थान है दोस्तों, तो ध्यान रखना भिड़राना। कौन सा है? भिड़राना। भिड़राना दोस्तों भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है दोस्तों, जो हरियाणा में है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 95। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये बात पता चल गई। इसका संबंध किससे है? चिकित्सा से, वास्तुकला से, युद्ध कला से, या कला एवं संगीत से? आरआरबी एनटीपीसी 18 तारीख पहला महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पर युद्ध कौशल से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर मेरे वीडियो ये क्लास अच्छी लगे तो साथियों एक बार क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर भी आप लोग पहली बार वॉच कर रहे हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं क्लास को, तो मेरे वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँ यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करें। जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या बसादीस? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी 23 तारीख दूसरा महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे वीरों इसको कहा जाता है बसादीस। किस किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगा, क्वेश्चन 97। भारत की संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? बताइए। 10, 15, 12, 35? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे बी ऑप्शन 15 टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अब दोस्तों भारतीय अपन इसमें से दोस्तों एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, ये मुझे बता दो बस। यही पूछा जाता है, मैं वही पूछूंगा दोस्तों जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एकमात्र महिला मुस्लिम कौन थी? महिला मुस्लिम कौन थी? महिला मुस्लिम कौन थी? तो वो बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके, महिला मुस्लिम कौन थी? तो ध्यान रखना, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल, ये मेरे वीरों आपको नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक करना दोस्तों। ठीक है, आप मुझे संविधान की तीनों बैठकों के डेट और कौन कौन अध्यक्ष थे वो लिख दीजिए आप फटाफट से। क्वेश्चन 98। बौन गीत। बौन गीत मुख्य रूप से किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? मेघालय, मणिपुर, असम या हिमाचल प्रदेश? तो गुरुजी इसमें हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, असम। असम में ही दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। मैंने क्या कहा? असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ही भारत का सबसे भारत का क्या, विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनता है। ठीक है, असम में ही विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनता है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मैं आपको बता चुका हूँ, मानसरोवर से हुआ दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 99 आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करिएगा इस प्रश्न का जवाब। व्यापकता का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था? कार्निवालिस, डलहौजी, वेलेस्ली या एल्गिन? तो ये क्वेश्चन आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 16 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो रहे हैं, गुरुजी व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है? ये व्यापकता का सिद्धांत क्या है? अभी जैसे मैं कुछ हिंट लिखूंगा आप लोग समझ जाओगे। इसे दोस्तों इसका अन्य नाम है, इसको दोस्तों अन्य नाम लिख लो। इसको और किस नाम से जाना है? अन्य नाम। मैं आपका इसको जैसे अन्य नाम बताऊंगा आपको समझ में आएगा, हाँ गुरुजी ये तो सुना है। इसका अन्य नाम है हड़प नीति। अब समझ में आया दोस्तों? हड़प नीति, हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति। तो आप सभी को पता है दोस्तों हड़प नीति कौन अपनाता था दोस्तों? गुरुजी आप सभी को पता, हम सभी को पता है कि वो था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। कौन था दोस्तों? डलहौजी। भारतीय रेलवे जनक का पिता डलहौजी, आप ये ध्यान रखना, भारतीय रेलवे का पिता डलहौजी दोस्तों। ठीक है, डलहौजी दोस्तों क्या था दोस्तों? ये राज्य हड़प नीति को अपनाता था। इसने सबसे पहले दोस्तों किस राज्य को हड़पा? तो ध्यान रखना, सतारा राज्य को दोस्तों। किसको हड़पा? सतारा राज्य को। सतारा राज्य को दोस्तों 1864 में। ठीक है, राज्य को, सतारा राज्य को इसने सबसे पहले हड़पा दोस्तों, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। सतारा राज्य को 1864 में इसने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? न्यूनतम मान खिलाड़ी, अधिकांश सम्मानित खिलाड़ी, अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी या अधिकांश थोको खिलाड़ी? ये मेरे वीरों क्वेश्चन आपको पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल 17 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में। बताइए, तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी टिक करें उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। एम लिख लो दोस्तों, MVP। ठीक है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 101।
माध्यम के तापमान को बढ़ने पर ध्वनि की गति हो जाती है, क्या गति हो जाती है? अप्रभावित, घट जाती है, शून्य हो जाती है या बढ़ जाती है? ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 20 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया। तो बिल्कुल गुरुजी ये बढ़ जाती है दोस्तों। इसकी गति क्या हो जाती है मेरे वीरों, यहाँ पे लिख लेना गुरुजी, इसकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन 102, केन्या की राजधानी कौन सी है? त्रिपोली, अस्ताना, नैरोबी या मसेरू? इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2। मेरे वीरों ये तो आप लोग लिख लेना दोस्तों, आपको राजधानियों से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है, आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा दोस्तों, फिक्स है। तो मेरे वीरों इसका सही जवाब होगा नैरोबी दोस्तों। केन्या की राजधानी क्या थी? नैरोबी। ये गुरुजी अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की। अब मैं आपसे दो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कजाकिस्तान की, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा दोस्तों, ताशकंज किसकी राजधानी है? ये ताशकंज किसकी राजधानी, किस देश की? ताशकंज। और ये मैड्रिड किस देश की राजधानी है? ये किन देशों की राजधानी है? कमेंट करना। एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है ताशकंज ये किस देश की राजधानी, ये कमेंट करना है, और दूसरा मैड्रिड किस देश की राजधानी, ये कमेंट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 103 आपकी स्क्रीन पर है। ऑगस्टा मास्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, फुटबॉल, गोल्फ या क्रिकेट? ये आरपीएफ कांस्टेबल 19 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए। इजी क्वेश्चन है गुरुजी, तो हम इसको इजी तरीके से ही सॉल्व करेंगे। गोल्फ कहा जाता है दोस्तों, गोल्फ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, गोल्फ। फुटबॉल में दोस्तों डूरंड कप आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही पूछा जाता है। डूरंड कप मेरे वीरों बहुत पूछा जाता है। रणजी ट्रॉफी दोस्तों इसी से संबंधित है, क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी ये मेरे वीरों ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104, लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है? ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, और ये क्वेश्चन मेरे वीरों आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 13 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया, तो इसीलिए हम इसका आंसर टिक करेंगे गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में है स्थित, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन 105, किस राज्य में भौरमदेव मंदिर स्थित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और मेरे वीरों कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये आरपीएफ के, और 19 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। भौरमदेव मंदिर की बात करें दोस्तों, शिव जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। इसकी झलक दोस्तों खजुराहो मंदिर की तरह देख, इसकी झलक खजुराहो मंदिर की तरह क्या, झलक इसकी खजुराहो मंदिर की तरफ, खजुराहो झलक इसकी कैसी है दोस्तों? खजुराहो मंदिर की तरह, खजुराहो मंदिर की झलक देखी जाती है, खजुराहो मंदिर, खजुराहो। दोस्तों इसमें किसकी झलक देखी जाती है? खजुराहो मंदिर की, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। इस मंदिर को मेरे वीरों छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो लिख लो, छत्तीसगढ़ का इसे खजुराहो कहा जाता है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है मेरे वीरों? भौरमदेव मंदिर को। क्वेश्चन 106, पेंच राष्ट्र उद्यान किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, मेघालय, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग पेंच राष्ट्र उद्यान ऑप्शन यहाँ पे टिक करेंगे डी में। दोस्तों ये महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र होता ना दोस्तों, तो आपको दो ऑप्शन देता, एक में मध्य प्रदेश देता और एक में महाराष्ट्र देता, और लास्ट तीसरा ऑप्शन देता ए और बी दोनों ऐसे, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में भी है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 107, मोडसे लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? बताइए किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? नागालैंड का, मिजोरम का, झारखंड का या ओडिशा का? तो मेरे वीरों नागालैंड टिक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर टिक करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना दोस्तों। लाइक करने से कि हमें ये पता चलता है कि आपको क्लास समझ में आ रही है, ठीक है, तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है। तो आप भी थोड़ी हिम्मत जताया करें दोस्तों। मारूनी नृत्य दोस्तों आपको पूछा, मारूनी नृत्य ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश? तो मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों, सिक्किम आंसर सही होगा। कि इसको दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों 35वां संशोधन किया गया था 1974 का संशोधन, ठीक है। 35वां संशोधन मैंने कल भी बताया था शायद, है ना, 1974 का मैंने बताया था कि दोस्तों आर्टिकल 2 में दोस्तों, ठीक है,
आर्टिकल 2 में दोस्तों मैंने बताया था संसद क्या कर सकती है कि किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। मैंने ये भी कहा था, ये किसके पास राइट है? संसद के पास, ठीक है दोस्तों। तो इस जो 35वां संशोधन किया था उस समय तो दोस्तों ये जो सिक्किम है इसको शाही राज्य का दर्जा मिला था, शाही राज्य का दर्जा मिला था, मैंने कल ही बताया था। तो उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पे रहना अच्छा लगा, पसंद आया इसको यहाँ पे रहना, तो फिर उसके बाद एक और संशोधन किया गया, 36वां संशोधन किया गया। और संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों आर्टिकल 368 में ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसमें जो 1 से लेकर 4 तक जो भारतीय संघ राज्य दोस्तों 1 से 4 तक आर्टिकल है ना, उसमें 2 और 3 आर्टिकल है, उसको दोस्तों 368 से बाहर रखा गया। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते दोस्तों, संसद, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते दोस्तों, उस पर कोई हक नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अगर हस्तक्षेप करेंगे तो महाभियोग चला दिया जाएगा, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो 36वां संशोधन किया गया दोस्तों, 36वां संशोधन। उसमें क्या किया दोस्तों, इस सिक्किम को दोस्तों 22वां राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य? 22वां राज्य का दर्जा मिल गया, पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिल गया, 22वां राज्य। तो समझ में आया ना दोस्तों, संसद के पास राइट है कि वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारा राइट संसद में, इसीलिए दोस्तों आर्टिकल 368 को दोस्तों आर्टिकल 2 और 3 से अलग किया गया दोस्तों, ताकि राष्ट्रपति जी इसमें अपनी टांग बीच में न अड़ा सकें दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन फैक्ट सीधे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला प्रश्न, नारोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है दोस्तों? बताइए, लद्दाख का, सिक्किम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का? तो मेरे वीरों यहाँ पर जितने भी भाई बहन ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। मेरे वीरों ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से, अमरकंटक पठार से, छोटा नागपुर से, या मानसरोवर झील से? बताइए दोस्तों, मानसरोवर झील से मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका उद्गम ब्रह्मपुत्र नदी से होता है, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है? किसी को पता है क्या? पता हो तो कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही जवाब आएगा छोटे नागपुर के पठार से दोस्तों, ठीक है। क्या सही जवाब जाएगा? छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों दामोदर, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक किसे कहा जाता है? कमेंट करिए। बंगाल का शौक, इस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? मेरे भाइयों कमेंट करिए, मेरे भाई बहनों कमेंट करिए, बिहार का शौक, ठीक है। तो इस नदी को, और दोस्तों ये जो दामोदर नदी दोस्तों ये बराकर नदी की सहायक नदी है, बराकर नदी की सहायक नदी, बराकर। और ये जो पंचायत बांध है, तिलैया बांध है दोस्तों, ये सब दोस्तों बराकर नदी पर बने हुए हैं झारखंड में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बराकर नदी की सहायक है, बराकर नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं ना, सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है, बराकर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना। तो मेरे वीरों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे वीरों, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। अगर मेरे वीरों ये क्लास अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, और एक बार मेरे कहने पर सभी वीर इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे। आप भी पढ़िए और शेयर करिए दोस्तों। यहाँ पर हमने आरपीएफ का मॉक टेस्ट चौथा हमने कवर कर लिया, और इस मॉक टेस्ट के अंदर मेरे वीरों आपको 30 क्वेश्चंस पूछे गए। आपने कितने क्वेश्चन 30 में से सही किए मेरे वीरों ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट की यही डिमांड रहती है कि गुरुजी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जीके जीएस के, जिन्हें हम पढ़कर चले जाएं और हमारा अच्छा स्कोर हो जाए, मतलब 35-40 स्कोर चला जाए अच्छा खासा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। तो मेरे वीरों जो हम डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं उनको आप लोग डेली ले सकते हैं दोस्तों, उससे आपका जीके जीएस भी अच्छा होगा, टाइम एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी दोस्तों। मैंने आपके लिए दोस्तों आरपीएफ के लिए बहुत सारी क्लासेस ली हैं, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिए, वहाँ सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और आप यूट्यूब पर विजिट करिए, आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग कंटिन्यू देख सकते हो। मैं गारंटी के साथ करूँ, अगर वो कोई भी बच्चा इतना भी पढ़कर चला जाता ना, तो दोस्तों आपके, मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, 120 में से आपके 100 प्लस या 110 प्लस कहीं नहीं गए दोस्तों, ठीक है। अगर कोई बच्चा इतना भी कर लेता है, ठीक है साथियों। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें मेरे वीरों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीरों आपको ही प्रेफर करेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस क्लास की फ्री पीडीएफ मिले, या जितनी भी क्लासेस हुई हैं आरपीएफ की उनकी फ्री पीडीएफ मिले, तो मेरे वीरों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमारी क्लास दोस्तों डेली 8 PM पर आती है, एक नए जोश के साथ, एक नए पेपर के साथ,
ठीक है, हम कल इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।